Hello, scholars. Hope this will find you in pain. In the series of a session, today I am going to start third level of class 12. थर्ड लेवल इज रिटन बाय जैक फेनी और ये एक अमेरिकी लेखक थे जिनका पूरा नाम था वॉल्टर ब्रेडेन जैक फेनी, राइट। और इनका जन्म जैसे मैंने बताया अमेरिकी थे, यूएस में हुआ था एंड ही वाज वेरी मच फेमस अबाउट हिज थ्रिलिंग क्रिएशंस, यू नो, थ्रिलर कहानियाँ थी उनके कामों में। और उनकी सबसे प्रसिद्ध जो दो रचनाएं हैं वो है द बॉडी स्नैचर एंड एंड टाइम एंड अगेन। बट हेयर इन द थर्ड लेवल he want to create some situation that gives you the relaxation from the modern world's insecurity। यू नो, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो पूरा असुरक्षा और स्ट्रेस और इसी तरीके की चीज़ों से पूरा भरा हुआ है। तो उनको अ, उनसे थोड़ा-सा बचने के लिए, निजात पाने के लिए हम अपनी ही एक अलग दुनिया क्रिएट कर लेते हैं, कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है और थोड़ी देर के लिए हमारा माइंड उन सब वरीज़, उन सब स्ट्रेस, उन सब इनसिक्योरिटी से डिस्ट्रैक्ट होके रिलैक्स्ड फील करता है। So I'm not going to take too much time. I'll going to start the chapter. The president of New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will sway on a stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to the psychiatric friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. In this opening paragraph, राइटर इज नरेटर इज सेइंग कि वो प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क में जा रहे थे, न्यू हेवन हार्टफोर्ड रेल रोड के ऊपर। और वहाँ पे हमेशा टाइम टेबल लगा है और जो भी हमें शो करता है कि देयर आर ओनली टू लेवल, दो उसकी मंजिल है, कह सकते हैं लेवल है। लेकिन वो राइटर कह रहा है मैं स्वेयर करता हूँ, मुझे पता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसका थर्ड लेवल भी है, तीसरा स्तर, तीसरा तल भी है। और मैं इसलिए पूरी श्योर हूँ क्योंकि मैं वहां गया हूँ, मैंने वो देखा है। और मैं अपने जो भी काम करती हूँ, जो भी सारी चीजें होती है वो अपने साइकियाट्रिक मनोचिकित्सक दोस्त से और भी कुछ लोगों से मैं शेयर करता हूँ। और जो मेरा मनोचिकित्सक दोस्त है वो कह रहा है कि मेरा थर्ड लेवल पे जाना एक उसी तरीके से है जैसे कि हम कोई अपने लिए कुछ क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे ड्रीम करते हैं जहाँ पे हम बहुत खुश रहते हैं। तो उसी तरीके का वो थर्ड लेवल हमने क्रिएट कर लिया अपने माइंड में। देयर इज एक्चुअली नो एग्जिस्टमेंट ऑफ थर्ड लेवल, बट वो मेरा मेंटल क्रिएशन है। और वो इसलिए है क्योंकि मैं जो पूरा हमारा ये बाहर की जो हमारी दुनिया है जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वो पूरी तरह असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंताओं से भरी पड़ी है। और हम सिर्फ उससे बचने के लिए उस तल पे चले गए, मेंटली चले गए हैं, है ना, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैं कह रहा हूँ, राइटर कह रहे हैं कि अब मैं कह रहा हूँ कि कौन ऐसा है जो इन सब चीजों से भागना नहीं चाहता। आधुनिक दुनिया में जितना तनाव है, स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी, उनसे भागना नहीं चाहता, बचना नहीं चाहता है। लेकिन क्या सबको थर्ड लेवल मिल जाता है? ऐसा तो नहीं है। और मैं गया हूँ, ही वॉज वेरी फर्म, बट दैट्स द रीजन, और यही कारण ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। Everything points to it, they claim. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from the reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear,
and he started my collection. My collection is a nice collection, two blocks of four of practically every US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. फिर उसका जो साइकेट्रिक फ्रेंड है वो कहता है हर व्यक्ति अपने लिए कुछ इस तरीके की चीजें क्रिएट कर लेता है, और फिर उनको बताता है जैसे कि आपके ग्रैंडफादर की हॉबी थी वो स्टैम्प कलेक्शन की, तो वो भी उनके लिए कंफर्ट जोन था, एक प्लेजर टाइम था, एक लेजर टाइम था जिसको बहुत अच्छे से स्पेंड करते थे, और फॉर टाइम बीइंग वो उसमें इन्वॉल्व होते थे और खुश रहते थे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर ने ये स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया जो मेरे लिए वो वाकई में बहुत ही अच्छा स्टैम्प कलेक्शन है, बहुत। लेकिन उन उस समय जब मेरे ग्रैंडफादर हुआ करते थे तो उस समय चीजें बहुत अच्छी थी। आज की दुनिया की तरह स्ट्रेस नहीं था, आज की दुनिया की तरह फियर नहीं था, वार नहीं था, असुरक्षा नहीं थी। द थिंग्स द डेज वाज वेरी पीसफुल ऑन दैट डे। तो उन्हें क्या जरूरत थी स्टैम्प कलेक्शन की? ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट तक की हैबिट थी स्टैम्प कलेक्शन की, आपको पता है। और वो कहते थे कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो फर्स्ट डे कवर जानते हो बच्चों क्या होता है? फर्स्ट डे कवर वो होता है जिस दिन कोई डाक टिकट जारी होता है, उस दिन हम जाते हैं पोस्ट ऑफिस पे, एक खाली एनवेलप लेके उस डाक टिकट को उस पे लगा के अपने एड्रेस पे पोस्ट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और वो हमारे कलेक्शन में आ जाता है। Anyway, here's what happened at Grand Central one night last summer. I was late at the office. I was in hurry to get upon to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Now, I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Loisa, my wife. और फिर वो कह रहा है कि कोई बात ऐसी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या हुआ था। एक रात गर्मी की रात थी और मैं थोड़ा काम करते करते ऑफिस में लेट हो गया था, घर जाने की जल्दी थी अपने अपार्टमेंट में, तो मैंने डिसाइड किया बस से लेने से अच्छा है कि हम सबवे से चले जाए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जो रास्ता होके जाता है, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी पहुंचाएगा रादर देन बस। तो मुझे नहीं पता ये मेरे साथ कैसे हुआ, मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ, 31 ईयर्स ओल्ड, मेरा नाम चार्ली है, और मैं गैबरडाइन का सूट पहने हुए था, स्ट्रॉ हैट थी, जैसे कि उस समय मॉडर्न एज में जब ये राइटर थे उस समय का जो भी उनके यूएस का जो कल्चर था, जो भी ड्रेस था, उस तरीके से ड्रेसअप थे। वो बाकी सारे लोग भी आसपास के थे, वो मेरे जैसे ही दिख रहे थे, और मैं एकदम जल्दी भी नहीं था, किसी से बचना नहीं चाह रहा था, बस मैं घर जल्दी अपनी वाइफ लोइसा के पास पहुंचना चाह रहा था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway, and got lost. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but am always bumping into a new doorway and stair and corridors. Once I got into the tunnel about a mile ago long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. Okay. So in this paragraph he is saying what happened to him in उस दिन उसके साथ क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जब वो शॉर्टकट ले रहा था घर जाने के लिए। वो वहां पे गया, ग्रैंड सेंट्रल में घुसा एवेन्यू में, और नीचे सीढ़ियां जाती थी फर्स्ट लेवल के लिए, उन पे चला गया। और जहां से हम जैसे आज 21st सेंचुरी में जो 20th सेंचुरी में जो ट्रेनें लेते थे, 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में उसी की तरीके की सब थी। और फिर वो गया और एक दूसरी सीढ़ी उसने ली जो सेकंड लेवल पे जाती है, और एक रास्ता मिलता है सबवन में, ट्रेन के लिए जो रास्ता होता है वहां से जाता है, और डक्ट इन, और फिर एक आर्क, आर्क माने एक धनुष के शेप का जो अर्ध सर्कल कह सकते हैं, वैसा डोरवे था, उसके अंदर हम घुस गए और वहां हम खो गए। और ऐसा बहुत आसान है, क्योंकि पहले भी क्या हुआ कि उसने कहा कि हम 100 टाइम्स वहां पे गए हैं, और हर बार हम एक नई जगह से निकलते। एक बार तो क्या हुआ, वो घुसा कॉरिडोर में और एक नए डोरवे से निकला, एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स,
नई सीढ़ियां और कॉरिडोर में निकला। एक बार तो वो वहां गया तो एक टनल में चला गया, टनल मतलब सुरंग, जो लगभग 1 मील लंबी वो सुरंग थी। जो बाहर आया लॉबी में, तो रोजवेल्ट होटल की लॉबी में वो सुरंग आ रही थी। दूसरे टाइम में वो गया और 3 ब्लॉक दूर एक 40 मंजिला, 46 में 46 मंजिला बिल्डिंग थी एक गली में, वहां जाके निकला। तो इट हैपेंस टू हिम सेवरल टाइम। Sometime I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and stairs like roads. और कभी कभी उसको लगता था कि ये ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वो लगातार बढ़ रहा है एक पेड़ की तरह, जिसकी जड़ें इधर उधर फैल रही, उसी तरह उसके स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स फैल रहे हैं। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. हो सकता है अंदर ही अंदर कोई ऐसी टनल हो जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, जो शहर के बीचों बीच में जा रही हो इस समय, और टाइम स्क्वायर जहाँ पे है वहां पे निकल रही हो, सड़क के चौक पे निकल रही हो, एंड मे बी अनदर सेंट्रल पार्क में निकल रही, कोई दूसरा रास्ता हो जो सेंट्रल पार्क में निकल रहा हो यूएस के। एंड मे बी हो सकता है बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द years ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatric friend about that idea. और फिर वो कह रहा है कि हो सकता है मेरे जैसे और भी कई लोग हों जो यहाँ पे गुजरते हों, प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं यहाँ से। मे बी वो भी किसी तरह किसी टनल में चले गए हों, लेकिन मैंने किसी को बोला नहीं। अपने जो मनोचिकित्सक दोस्त था उसको भी मैंने कभी अपना आइडिया नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, एंगलिंग लेफ्ट मैंने लेफ्ट की ओर मुड़ रहा था, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। और कॉरिडोर जहां से इसने शुरू किया चलना वहां से गया और फिर थोड़ा सा लेफ्ट में घूम के तिरछा रास्ता अंदर की तरफ गया, नीचे की तरफ। उसे फील हो रहा था चार्ली को कि मैं जो हूँ रॉन्ग हूँ, गलत हूँ, लेकिन फिर भी वो चलता गया उस रास्ते पे। All I could hear was the empty sound of my own footstep, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead, that meant open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out of the third level at Grand Central Station. For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeves protectors. The light were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gaslight. Okay. In this paragraph, he is describing the scene of Grand Central Station. और वो कह रहा है मैं चलता गया, यद्यपि मुझे लग रहा था कि गलत रास्ता है, मैं चलता गया और अब सिर्फ कोई नहीं था, एक एक सोल माने एक व्यक्ति भी नहीं दिख रहा था, पास हो रहा था, सिर्फ मेरे अपने पैरों की आवाजें आ रही थी, जूतों की। और फिर एक हॉलो रोड, एक अगर हम कोई खाली जगह में बोले तो वो साउंड थोड़ा सा गूंज करती, इको, तो वैसा साउंड आ रहा था, यानी कि कुछ ओपन स्पेस सामने में है। और फिर टनल जो है एकदम से लेफ्ट की ओर मुड़ती है। मैं गया नीचे वहां पे लेफ्ट की ओर मुड़ के, कुछ सीढ़ियां थी उनसे नीचे उतरा और बाहर आया। वो थर्ड लेवल था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। एक पल के लिए तो हमें लगा कि हम सेकंड लेवल पे आ गए, लेकिन हमने देखा कि वहां के रूम बहुत छोटे हैं, बहुत कम टिकट विंडो है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड लेवल तो मॉडर्न टाइम का था, अभी थर्ड लेवल में गया ये बहुत पुराने समय का था। तो लकड़ी की विंडोज बनी हुई हैं, ट्रेन के गेट्स हैं, बहुत कम है। इंफॉर्मेशन बूथ है सेंटर में, वो लकड़ी का बना हुआ ओल्ड फैशन है ना। और वहां पे जो मैन बैठा है वो बूथ पे, वो ग्रीन आई शेड माने हरे रंग का चश्मा लगाए हैं, लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स और लंबी बाहों वाला काला प्रोटेक्टर पहने हुए। द लाइट्स बहुत डिम है, फ्लिकरिंग कर रही है, माने लपलपा रही है। ऐसा क्यों है, मैंने देखा क्योंकि वहां पे फ्लेम है गैस लाइट की, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सिर्फ जो गैस लाइट जलती है वो उसी की लौ है जो लपलपा रही है। लपलपाना मतलब फ्लिकरिंग करना, इधर उधर घूमना। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। ब्रास मतलब तांबे के, स्पिटून माने थूकदान जो होते हैं, बड़े बड़े कूड़ेदान, डस्टबिन कह सकते हो, वो वहां पे हैं जमीन पे रखे हुए। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ glint of light caught my eyes. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open
The cover glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with Lego mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoe. Back of her, out of the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier, and EVS locomotives with a funnel-shaped stack, and then I knew to make sure I walked over a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was the word, and the word hasn't been published for years. Okay. तो इन दिस पैराग्राफ ही सेइंग कि वो वहाँ पे कुछ ब्रास के थूकदान रखे हुए थे फ्लोर पे और अचानक से कोई लाइट ने मेरी आंख को अट्रैक्ट किया और जब मैंने देखा कि तो एक आदमी था वो अपनी वेस्ट पॉकेट से जो है एक सोने की चेन निकाल रहा है उसने उसको खोला कवर को देखा और फ्रंट वाले जैसे आईब्रोज नहीं ट्विस्ट हो जाती हैं जब हम कुछ सोचते हैं या गुस्सा होते हैं उस तरीके की उसके आईब्रोज बन गई उसने डर्बी हैट पहन रखा था काले रंग का 4 बटन का सूट था एंड ही हैड अ बिग और उसके बहुत बड़ी सी ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच थी बड़ी बड़ी मूछें थी और मैंने चारों तरफ देखा हर स्टेशन पे सब कोई इसी तरीके से ड्रेस्ड अप था जो मैंने कहीं उसने देखा होगा फिल्मों में स्टोरियों में मैगजीन में 18 एंड 90 समथिंग 18 19 के जो ड्रेसअप थे उसने इससे पहले इतनी सारी दाढ़ी और साइड बर्न्स और जो कलमे होती हैं साइड बर्न्स और फैंसी मुस्टैच और तरह तरह की मुस्टैच मतलब मूछें नहीं देखी थी अपनी लाइफ में जितना उन्होंने इस स्टेशन में क्योंकि हर व्यक्ति वाज हैविंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप और एक वुमेन को देखा जो ट्रेन के गेट पे खड़ी थी वो एक लंबी सी ड्रेस लेगो मेटल स्लीव्स वाली पहनी थी उसकी स्कर्ट के टॉप तक हाई बटन शूज थे मैंने जितनी लंबी उसकी शर्ट स्कर्ट थी उसके एज तक उसके हाई बटन शूज पहने हुए थे बैक ऑफ हर उसके पीछे में आउट ऑन द ट्रैक के बाहर आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव मुझे कौन सा दिखा एक लोकोमोटिव इंजन जो होते हैं वो बहुत छोटा स्मॉल कोरियर है एंड विद अ फनल शेप्ड स्टैक और उसका फनल कीप के शेप का उसका स्टैक है एंड देन आई न्यू और मुझे पता चला और मुझे श्योर भी हो गया और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मैं उस न्यूज़ बॉय बच्चे के पास गया लड़का जो न्यूज़पेपर बेच रहा था और उसके न्यूज़ के बंडल को मैंने देखा उसके पैरों के पास जो पड़ा था और उस पे लिखा था द वर्ड और द वर्ड वो एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो सालों से पब्लिश नहीं हुआ है द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लोवलैंड और जो उसमें हेडिंग है जो लीडिंग स्टोरी है फ्रंट पेज पे वो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड की है आई हैव फाउंड that front page since in the public library files and it was printed June 11 1894 उसके बाद मैंने वो सेम पेज लाइब्रेरी फाइल से निकाला और वो कब का प्रिंट था 11 जून 1894 11 जून 1894 का प्रिंट था आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894 and I wanted 2 tickets of Galesburg, Illinois. तो उसने कहा कि मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा और मैं जानता था थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं कोई भी टिकट कहीं का भी खरीद सकता हूँ पूरे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में कहीं भी जा सकता हूँ और मैं चाहता था कि 1894 में मैं लुइसा के साथ मतलब वहाँ पे गेल्सबर्ग अपने जाऊं हैव यू एवर बीन देयर क्या तुम वहाँ कभी गए हो इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल अभी भी ये बहुत ही खूबसूरत नगर है विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets and in 1894 summer evenings were twice as long and the people sat out on their lawn क्या तुम कभी गए हो ये आज भी बहुत खूब सुंदर है बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउस हैं बड़े बड़े लॉन है खूबसूरत ट्रेमेंडस बड़ी बड़ी ब्रांचेस वाले ट्री हैं जिनकी ब्रांचेस ओवर छत तक गलियों के ऊपर एक रूफ बना देती है और आपस में मिलके और 1894 में समर की जो शामें होती थी वो आज की शाम से कहीं ज़्यादा दुगनी बड़ी होती थी लोग अपने लॉन में बाहर बैठते थे
मेन जो है स्मोकिंग करते थे सिगार की और एक दूसरे से बातें करते थे धीरे धीरे। विमेन जो होती थी पाम लीफ के फैन बनाती थी। विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, सब तरफ जुगनू घूमते रहते थे। जुगनू यू नो फायर फ्लाइज जो तो बुझते हैं जलते हैं, बुझते हैं जलते हैं, ऐसे इंसेक्ट होते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और बहुत शांति थी उस दुनिया में। टू बी बैक देयर with the First World War is still 20 years off, and World War II or 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। और वो कह रहा है कि वहां जाना जहां अभी भी उस दुनिया में 1894 में, क्योंकि जिससे कि वर्ल्ड वार अभी भी 20 years दूर है, और वर्ल्ड वार ओवर तो लगभग 40 साल बाद आएगी। तो मैं उस सन में बैक उस जगह, उस टाइम पीरियड में उस जगह जाना चाहता था। इसीलिए हमें 2 टिकट चाहिए थे। द क्लर्क फिगर द फेयर, क्लर्क ने अपना, जब मैंने मांगा तो फिगर किया, उसने जोड़ा कराया वराया। ही ग्लास एट माई फैंसी हैडबैंड बट he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you're trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays. And different looking, I turned away and got out fast. There is nothing nice but about jail even in 1894। और मैंने काउंट किया, उसने काउंट किया किराया, और जब मैंने उसे दिया तो उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा, उसने मुझे घूरा, है ना, वो टिकट जो क्लर्क था, और उसने कहा कि ये पैसा नहीं है मिस्टर, इट्स नॉट मनी। और क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे चीट करने, स्किन में ना चीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत दूर तुम नहीं जा पाओगे। और फिर उसने अपने जो कैश ड्रॉर थे उसमें नजर डाली, तो मेरी मेरी भी नजर गई, और मैंने देखा कि वहाँ पुराने जमाने के बिल्स बने पैसे पड़े हुए थे, और साइज में वो आज के पैसों से दुगने बड़े हुए थे। और फिर वो थोड़े डिफरेंट लुक रहे थे। और चार्ली ने डिसाइड किया, तुरंत वहां से मुड़ा और जितनी जल्दी हो सकता था वहां से निकल लिया, क्योंकि वो मन में सोच रहा था कि जेल तो अच्छी चीज नहीं होती है, चाहे आज हो चाहे 1894 के हो। इट्स नथिंग गुड अबाउट जेल, है ना। तो वो वहां से भाग लिया, एंड दैट वाज दैट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते से वो वापस आ गया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड bought old style currency that really worried my psychiatric friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cent a dozen in 1894। और फिर अगले दिन लंच टाइम में मैंने अपना पूरा मनी जो सेविंग था हमने निकाला, दैट वाज $300, और उसको ओल्ड करेंसी में हमने एक्सचेंज किया। तो जिसकी वजह से मेरा जो फ्रेंड था साइकेट्रिक, उसको बहुत चिंता हो रही थी। वो कह रहा था कि तुम अगर उसको चेंज कराओगे ओल्ड स्टाइल में तो तुम्हें उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और वो सच था, क्योंकि मुझे $300 के बदले में सिर्फ लगभग 200 ओल्ड बिल बन मिले। और लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि जिस दुनिया में जा रहा था, जाने की सोच रहा था, जिस जगह जिस टाइम पीरियड में, उस समय चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थी। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया कि एग्स जो है 13 सेंट्स और डजन, मतलब 13 सेंट्स में 1 दर्जन अंडे आ जाते थे। तो ही डिडंट मनी द लॉस ऑफ he didn't mind the loss of money. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. Liza was pretty worried when I told her all this, and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stamp, but now we were both looking every weekend, because now we have proved that the third level is still there. My friend Sam Vanier disappears, nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy, and I used to tell him about the Galesburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is. All right in 1894। और जब मैंने सारी बातें लोइसा अपनी वाइफ को बताई तो थोड़ा वो परेशान गई। उसने मेरे को इमीडिएट इसकी खोज करना छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसको थर्ड लेवल फिर दोबारा कभी मिला ही नहीं। और फिर वो वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन पे गया। दोनों ने उसने स्टैम्प कलेक्शन को देखा, मतलब दोनों कौन, चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा, दोनों बहुत चिंतित हो गए।
और वापस से वो गेल्सबर्ग की खोज करने लगे दोनों मिलके कि वो कहाँ चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो उसका फ्रेंड था, साइकेट्रिक फ्रेंड जिसका नाम था सैम, वो डिसअपियर कहीं गायब हो गया था। और सैम एक सिटी बॉय था और उसको कभी अक्सर वो गेल्सबर्ग की बातें सुनाया जाता करता था चार्ली। तो उसको वो सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती थी। वो हमेशा कहता था कि इट साउंड्स गुड, ये प्लेस बहुत अच्छी लगती है। और वो कह रहा चार्ली अब वो उसी जगह पे है, यानी कि वो इस समय मिसिंग है। तो वो 1894 में वो गेल्सबर्ग पहुंच गया है। बिकॉज ऐसा उसने क्यों सोचा? क्योंकि एक रात फर्सिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, वो अपने स्टैम्प कलेक्शन में देख रहा था, बिजी था। तो उसने क्या पाया? वेल, डू यू नो व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? क्या तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर क्या है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई नया स्टैम्प इशू किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर, स्टैम्प जो कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाले होते हैं, बाय एंड यूज देम टू मेल एनवेलप, उसको खरीदते हैं और एक एनवेलप पे मेल कर देते हैं लगा के, टू देमसेल्फ, अपने ही एड्रेस में, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन वो पहले दिन इंट्रोड्यूस होता है सेल के लिए। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और उस पे जब स्टैंप लग जाता है, उसके एड्रेस पे वो आ जाता है, तो वो मार्क कर देता है डेट को, फर्स्ट डे कवर, कि आज के दिन इस सन में ये टिकट इशू हुआ था। तो जो इस कलेक्शन को बहुत पसंद करते हैं, स्टैम्प कलेक्टर होते हैं, तो वो उसका अपने कलेक्शन में रखते हैं। द एनवेलप इज फॉर द फर्स्ट कवर, दे आर नेवर ओपन, जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। अपने ही एड्रेस से अपने लिए कोई चिट्ठी तो पोस्ट करता नहीं, उसके अंदर ब्लैंक पेपर डाल के पोस्ट किया जाता है। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. But there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. And it had been there since July 1884. The postmark showed that. Yet I didn't remember it at all. The stamp was a sextant, dull brown, with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to the granted in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. और एक दिन इसी से इस टाइम कलेक्शन में वो देख रहे थे, एक एनवेलप था जिसपे उनका एड्रेस था और मेलिंग पे एड्रेस भी था, उसमें डेट पड़ी थी 18 जुलाई 1894, जो कि उसके स्टैम्प पोस्ट मार्क से ये शो कर रहा था। उसके स्टैम्प की कीमत भी 6 सेंट थी। डल ब्राउन हो गया था, पुराना हो गया था, प्रेसिडेंट गारफील्ड का उस पिक्चर बना हुआ था। उनके ग्रैंड डैड ने मेल किया था, किसी ने उनको मेल किया होगा, वो फर्स्ट डे कवर होगा या जो भी एनवेलप है। उसके अंदर उन्हें एक चिट्ठी मिली, एक पेपर मिला, और वो पेपर कब क्या था, उसने पढ़ना शुरू किया उस पेपर को। इस तरीके का एक लेटर था, उस पे एड्रेस क्या लिखा हुआ था? 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, डेट वही थी 18 जुलाई 1894, और उसमें चार्ली का नाम था। ठीक है। आई गोट टू विशिंग यू दैट वर राइट, देन आई गोट टू बिलीविंग यू आर राइट। And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the deli, is someone in playing a piano, and they are all out on the front porch singing, seeing Nelly home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. और वो चार्ली जो उसका साइकेट्रिक फ्रेंड था, उसी का लेटर था। उसने लिखा था कि मैं यहाँ पे हूँ गेल्सबर्ग में, इट्स फाइन, और सब कुछ बहुत अच्छा है। कोई, मैं यहाँ बैठ के गली में लिख रहा हूँ इस समय, कोई पियानो बजा रहा है और मुझे अपने घर लेमोनेड पे इनवाइट किया हुआ है। और फिर वो विश करता है कि चार्ली, लुइसा, तुम भी अब गेल्सबर्ग में आ जाओ, तुम्हें जब तक रास्ता ना दिखे थर्ड लेवल का, तुम उसे तलाश करते रहो। ये लेटर में लिखा हुआ था। द नोट इज साइन सैम, और उस नोट पे क्या लिखा था? सैम ने अपना साइन किया था। मीन्स इट वॉज प्रूवन दैट लेटर इज रिटन बाय सैम फ्रॉम दिस डेट। ओके। At this stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. और स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर पे मैं गया, नरेटर गया मतलब चार्ली, और उसने दे वहां से पता किया, तो उसे पता चला कि सैम ने ओल्ड करेंसी लगभग $800 की वहां से ली है। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. और वो इतने पैसे में आराम से वहां पे अनाज का बिजनेस और लिटिल है, थोड़ा घास भूसे का जो बिजनेस होता है, और
ग्रेन्स का बिजनेस, मतलब आप कह सकते हो कि ग्रोसरी का एक तरीके से बिजनेस उसने स्टार्ट किया। हमेशा वो यही चाहता था, उतनी मनोचिकित्सक वाली जो साइकेट्रिक वाली वो जॉब थी उससे वो परेशान हो चुका था, वो वहां से एस्केप करना चाहता था, तो वो उसने कर लिया। और अब क्या है कि अब वो वहां से कभी भी अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं आएगा, ये चार्ली कह रहा है, क्योंकि उसका अपना बिजनेस यानी कि अपना जो डॉक्टरी का पेशा था मनोचिकित्सक का वो पसंद नहीं था। नॉट इन गेल्स वर्क में तो वो कभी नहीं शुरू करेगा अपना पुराना बिजनेस। इलियस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस। व्हाई सैम वाज माय साइकियाट्रिक, क्यों सैम मेरा साइकियाट्रिक था। So it was the closing of the chapter। हमें समझ में ये समझना है बच्चों कि आपको समझ में आया या नहीं। आई थिंक ये पूरी स्टोरी इमेजिनरी है, और जैसा कि बताया गया है इस कहानी में, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि ना हम लोग एक जोन अपने लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, सॉरी, एक जोन प्रिपेयर कर लेते हैं, एक अपने लिए कंफर्ट जोन प्रिपेयर कर लेते हैं। हम उस जगह जाना चाहते हैं जब पूरी पूरे दिन में थक जाते हैं या अपने सारे रिचुअल्स डोमेस्टिक ऑफिशियल सब कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक पल के लिए जिसको मी टाइम होता है हम उसमें जाना चाहते हैं, या एक फैंसी क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि वी फील दैट इट ऑल इज रियल। It may be, but the letter of Charlie says something else. लेटर ऑफ चार्ली सेज कि वो उसी टाइम पीरियड में पहुंच गया है, टाइम जोन में उसी पुरानी जगह पहुंच गया है। बट इफ वी थिंक प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली, देन इट इज नॉट अप टू द मार्क, इट्स टोटली फैंटेसी, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी काइंडली राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, और अगर आपको अच्छा लगा समझ में आया तो प्लीज comment and share with your family and friends, and please subscribe my channel. Thank you so much.